भाई हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इससे पहले की 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसमें मैंने आपको शुरू की वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में समझाया था, घोषणा पत्र क्या था। फिर सेकंड के अंदर मैंने आपको 3 मौलिक अधिकार, उसके बाद मैंने आपको लास्ट के 3 मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। और हम इसी में समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो जनता का कल्याण कैसे करते हैं, और सरकार जो है इन्हें करे या ना करे उस स्थिति में हमें क्या करना होता है। और हम यहाँ पर समझेंगे कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या अंतर होता है, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में गारंटीड आएगा। समझते हैं आप ध्यान से। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जब आजाद हुआ है ना, हमारे देश के आजादी के बाद आप सभी को पता है हमारे देश में गवर्नमेंट बनी। क्या बनी? गवर्नमेंट। कि हमारे देश को सरकार द्वारा चलाया जाएगा। हमारे देश में चुनाव होगा, चुनाव में जनता वोट डालेगी और जनता के वोट डालने के बाद एक सरकार चुनी जाएगी और वो सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है। अब हमारे देश में जो सरकार है वो 3 टाइप की होती है बेसिकली। देखो, जो सरकार हमारे देश में है वो 3 टाइप की है। सबसे ऊपर होती है जिसे हम बोलते हैं सेंटर गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं हम? सेंटर गवर्नमेंट। अब जो सेंटर गवर्नमेंट है ना, जो कौन है? हमारी सेंटर गवर्नमेंट। ये संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। हर राज्य के अंदर क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट। और 3 यूटी के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट है। और थर्ड नंबर पे सबसे नीचे होती है, उसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन। बात समझ गए कि तीनों सरकारें हमारे देश को चलाने का काम करती है। अब जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश में उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही थी। और ये दोनों सरकारें बनाई गई जनता के द्वारा, इनको चुनाव से बनाया जाता है। और जब ये दोनों ही सरकारें या बाद में जाकर तीनों बन गई, अब जो तीनों सरकार है, इन तीनों सरकारों के कुछ कार्य होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कार्य। भाई ये सरकार है तो इन सरकार के कुछ कार्य तो होंगे कि भैया आपको जनता की भलाई के लिए ये काम करना है। अब जो सरकार है उनके जो कार्य हैं, क्या है? जो उनके कार्य। बात समझ गए? या मैं कह सकता हूं सरकार की पावर, क्योंकि जो इनके कार्य हैं वही इनकी पावर है, ये काम इनको करने होंगे। तो जो ये सरकारें हैं, जो इनके कार्य हैं, यानी कि जो पावर है, जो सरकार का क्षेत्र है कि सरकार को ये काम देखने हैं, ये काम करने हैं, जनता के कल्याण के लिए सरकार को इस तरह से अपनी पॉलिसी लेकर आनी है। तो उन्हीं कार्य और उन्हीं पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। यानी कि इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ आया? क्या बोलते हैं इनको हम? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि यहाँ पर जो राज्य है, कौन है यहाँ पर? जो राज्य, ये राज्य कौन है? ध्यान रखना, यहाँ पर जो राज्य है, ये राज्य है आपका सेंटर गवर्नमेंट, ये राज्य है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, और ये राज्य है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट। समझ आया कि नहीं आया? ये 3 प्रकार के राज्य है। तो देखो, इन तीनों को एक वर्ड में लिखा जाता है राज्य। मैंने आपको समझाया था कि राज्य का मतलब सरकार होता है, एक वो संस्था जिसके पास अपनी पावर है। बात समझ गए? क्लियर? तो यहाँ पर इनके नीति निर्देशक तत्वों को जिक्र किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना, हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपी है, इनका जिक्र किया गया है हमारे संविधान के अंदर भाग 4 में। कहा किया गया? संविधान के अंदर भाग 4 में। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे संविधान का भाग 1 जिसमें स्टेट और ड्यूटी के बारे में लिखा है, भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में लिखा है, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार लिखे हैं, और भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ है। तो जो हमारा भाग 4 है इसमें डीपीएसपी लिखा है, और जो डीपीएसपी है इसका आर्टिकल होगा। तो ध्यान रखना, जो डीपीएसपी है इसके जो आर्टिकल है, यानी कि कहीं से लेकर कहीं तक तो लिखा होगा। ध्यान रखना, इसका जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर कितना है? 51। यानी कि आर्टिकल 36 37 करते हुए ऐसे आर्टिकल 51 तक इसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। और इसमें बताया गया है कि सरकार के क्या क्या कार्य करने होते हैं, सरकार कैसे जनता की भलाई करेगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझो, जो आर्टिकल 36 है इसमें राज्य की परिभाषा है, और वही राज्य जो मैंने आपको समझाया। समझिए, अब यहाँ पर जो सरकार के कार्य हैं वो एक दो तो है नहीं, सरकार के बहुत सारे कार्य हैं जनता की भलाई करने के लिए। अब वो कार्य क्या है? देखो, बेसिकली मैंने आपसे कहा कि जो डीपीएसपी है उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है जनता का कल्याण करना। किसका कल्याण करना? जनता का कल्याण करना। ये डीपीएसपी का मेन पर्पस क्या है? जनता का कल्याण करना। यानी कि आपके देश में जो जनता रहती है, जो आपके देश के नागरिक हैं, उनका कल्याण करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। क्योंकि भैया किसी भी इंसान का कल्याण कब होगा? जब उसकी आवश्यकताएं पूरी होगी, यानी कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना। बात समझ गए? और जब जनता की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो उस जनता का कल्याण होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा भाई।
तो सरकार जो है उसका काम होता है जनता कल्याण करना, इट्स मीन कि जनता की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना। अब आवश्यकताएं क्या है भाई? भाई किसी भी देश के अंदर जनता को क्या आवश्यकता हो सकती है? उस जनता को शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है, शायद उनको एजुकेशन चाहिए हो सकता है उनको परिवहन चाहिए हो, यातायात, क्या चाहिए उनको? यातायात। हो सकता है उनको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए हो, क्या चाहिए हो? स्वास्थ्य सुविधा। बात समझ गए? हो सकता है वहां के लोगों को सड़क चाहिए हो, क्या चाहिए हो? अच्छी सड़क चाहिए हो, कुछ बढ़िया प्रावधान चाहिए हो, जैसे वहां पर हो सकता है उस देश को बढ़िया चलाने के लिए विधवाओं को पेंशन दी जाए, बुजुर्गों को पेंशन दी जाए, सरकार अच्छे कानून लेकर आए, अच्छे नियम लेकर आए, समाज को बढ़िया से शासन करे, वहां पर कानून व्यवस्था अच्छी करे। समझ गए? नहीं समझ गए? है ना? वहां पर उस एरिया में पार्क खोल दे सरकार। तो मतलब वो चीजें जो जनता की आवश्यकताएं पूरी करेगी, जो जनता को चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और वो सारे काम पूरा करना किसका है? सरकार का। क्योंकि सरकार को हमने चुना इसलिए है ताकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, हमारा कल्याण कर सके। और आवश्यकताएं हमारी बहुत सारी है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कई आवश्यकताएं हैं, है या नहीं? एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी हमारी आवश्यकताएं जिसका काम क्या है? सरकार को पूरा करना। अब ये जो सारी आवश्यकताएं सरकार जब पूरा करेगी तभी जाकर हमारे देश का कल्याण होगा, जनता कल्याण होगा। अब आप इमेजिन करो, क्या हमारे देश में समस्या एक है? गरीबी कितनी बड़ी समस्या। क्या हमारे देश में हर किसी को एजुकेशन मिल गई? नहीं भाई। हर जगह स्कूल खोलना बहुत बड़ी समस्या। क्या हर जगह सड़कें अच्छी हैं? नहीं भाई। हर जगह सड़कें बनाना बहुत बड़ी समस्या। स्वास्थ्य। तो ये कंडीशन जो है, हमारे देश इतना बड़ा देश है कि हमारे देश में समस्याएं और जनता के कल्याण करने के लिए जो कह सकते हो ना कार्य बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। अगर कायदे से अगर हमारी सरकार कार्य करने बैठ जाए ना तो पैसा खत्म पड़ जाएगा, बट कार्य खत्म नहीं होगा हमारा। समझ गए? तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं और इतना पिछड़ा हुआ है कि हम अगर अपने देश का सारा पैसा भी इन समस्याओं पर लगा दें तब भी ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, 10% ही हो पाएंगी। लेकिन क्या हम इन समस्याओं को सॉल्व ना करें? तो सरकार ने, बात समझ गए नहीं समझ गए, इन चीजों को ध्यान में रखा। और जो संविधान निर्माता था उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि सरकार का काम होगा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना, और वो सारे काम हम लिख देते हैं भाग 4 में, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। वो सारे काम सरकार करेगी, लेकिन हो सकता है कि उस समय परिस्थितियों में सरकार के पास पैसा ना हो, संसाधन ना हो। सरकार के पैसों को संसाधन बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। सरकार के पास जो पैसा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संसाधन। तो सरकार के पास हो सकता है पैसा ना हो सकता है उस समय स्थिति ठीक ना हो। समझ गए? युद्ध अगर हो रहा है तो सरकार आपके देश में सड़क पे ध्यान देगी या युद्ध पे ध्यान देगी? तो हो सकता है उस टाइम पे युद्ध पे पैसा लगाया जाए। तो अब सरकार अगर उस टाइम युद्ध कर रही है और हमें हथियारों की आवश्यकता है तो हम हथियारों पे पैसा खर्च करेंगे ना, क्योंकि देश की सेफ्टी पहले है। या सड़क बनाएंगे तो वो रोक दिया जाएगा काम। तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में जनता बौखला जाए, भाई नहीं अभी सड़क बनाओ। तो इसीलिए डीपीएसपी में जो भी काम बताए गए सरकार के, वो ये कहा गया कि वो काम सरकार चाहे करे चाहे ना करे। हमने क्या बोला? डीपीएसपी जो है, बात समझ गए? डीपीएसपी ये कार्य किसका है? तब बोलोगे डीपीएसपी में बताए गए सारे कार्य किसके हैं? ये सारे कार्य सरकार के यानी कि राज्य के। लेकिन ध्यान रखना, आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बाध्य नहीं कर सकते। सरकार चाहे करे चाहे ना करे। समझ गए नहीं समझ गए? आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इन कार्यों को करो। समझ गए? आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अच्छी सरकार होगी तो कर देगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। तो डीपीएसपी जो है उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्या बोला मैंने आपसे? कि डीपीएसपी को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार चाहे कार्य करे चाहे ना करे, आप इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है। ऐसा क्यों करा गया था मैंने समझाया ना भी आपको, क्योंकि हो सकता है उस समय स्थिति ना हो सकता है सरकार के पास पैसा ना हो सकता है जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास पैसा भी नहीं था इतना। तो इसीलिए कहा गया था। क्योंकि अगर मैं अधिकार दे दूं, शिक्षा का अधिकार दे दूं, मान लो क्या दे दूं मैं? शिक्षा का अधिकारी, भारत के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार जो कि है। बट स्कूल सरकार का काम है, खोलेगी तो सरकार हर जगह देखोगे स्कूल का हालत एक ऐसी नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्कूल है, बट आज भी भारत के कई राज्य जहाँ स्कूल अच्छे नहीं है। सरकार उन स्कूलों को अच्छा करने के लिए काम करे, उनको अच्छा करे, बट आप मजबूर नहीं कर सकते सरकार को। क्या देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं बना रहे स्कूल तो नहीं बना रहे, सड़क नहीं बना रहे। समझ आया? क्योंकि वो सब डीपीएसपी के अंदर आता है। और जितनी भी चीज डीपीएसपी के अंदर आती है आप उसको लेकर सरकार से आर्गूमेंट नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। समझ गए? सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे। तो यही था डीपीएसपी। इसको हम समझेंगे कि सरकार के कुछ कार्य बताए गए इसमें कि ये कार्य सरकार को करने होते हैं, और ये सारे कार्य जो होंगे ये जनता के कल्याण के लिए किए जाएंगे, जनता की आवश्यकताओं के लिए किए जाएंगे। अब समझते हैं वो कार्य क्या है। समझ गए? क्लियर? देखो, तो हमने बोला सबसे पहले अनुच्छेद 36 में बताया गया है परिभाषा, और मैंने परिभाषा भी आपको समझाई। क्या परिभाषा समझाई मैंने आपको? अभी मैंने बताया ना आपको कि इसमें परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की। और मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर राज्य कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों काम करेंगे।
ठीक। अनुच्छेद 37 क्या बोलता है, देखो अनुच्छेद 37 कहता है कि जो भी हम भाग 4 के अंदर कार्य बताएंगे, सरकार के कार्य बेसिकली, हमारे नहीं है, सरकार करेगी सारे कार्य, तो जो भी भाग 4 के अंदर कार्य बताए जाएंगे उन कार्यों को लेकर आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते, आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, आप इनको चुनौती नहीं दे सकते, ये सरकार को भी डिपेंड करते हैं, समझ गए। तो कहा गया कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बाद योग्य नहीं है, मतलब समझ गए ना कि चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, समझ गए, चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, समझ आया। कौन? गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, बात समझ गए। यानी कि बीपीएससी में जितनी भी चीजें हैं उनका मेन टारगेट है जनता कल्याण करना, किसी विशेष व्यक्ति का कल्याण ना करना, किसी एक समुदाय का कल्याण ना करना। इसमें जो भी कार्य होगा वो समाज हित में होगा, वो सबके लिए होगा। सड़क बनाएगी सबके लिए बनाएगी, अस्पताल बनाएगी सरकार सबके लिए बनाएगी, समझ गई नहीं समझ गई, सुविधा देगी सबको देगी, समझ गए। जैसे राशन कार्ड से फ्री राशन मिलेगा तो उन सबको मिलेगा जिनकी तनख्वाह 8 लाख से कम है सालाना, बात समझ गई नहीं समझ, बीपीएल कार्ड। तो इसमें जो भी जैसे पेंशन मिलेगी बुजुर्गों को तो सब बुजुर्गों को मिलेगी, विधवाओं को पेंशन मिलेगी सबको मिलेगी, सरकार देगी। जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल था, अब केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया था, डीपीएसपी से उसने क्या करा, अब इसमें सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सारे काम, समझ गए। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर क्या कहता था, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, अब पुरुष ये नहीं कह सकता सर हमारे लिए क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा भाई डीपीएसपी है, मेरा मन मैं महिलाओं के लिए करूं चाहे मैं पुरुषों के लिए करूं, लेकिन अगर महिलाओं के लिए करूंगा तो हर महिला के लिए होगा, और वो दिल्ली में ही कर सकता है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, अभी तो रेखा गुप्ता की है ना, अब तो नहीं कर सकता। तो जो सरकार, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो पूरे भारत में करेगी, और अगर स्टेट करेगी तो अपने एरिया में ही करेगी, समझ गए। जैसे दिल्ली के अंदर बसें फ्री थी, दिल्ली के अंदर बिजली का बिल माफ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना करके स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, तो वो कर सकती है, उसके पास पावर है। अच्छा, कल को मान लो अगर केजरीवाल कह दे कि भैया अब महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं होगी, तो महिलाएं क्या इसको लेकर कोर्ट चली जाएंगी? नहीं भाई, ये सरकार पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि चाहे वो करे चाहे वो ना करे, चाहे वो 10 दिन के लिए करे चाहे 20 दिन के लिए करे, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सरकार पर। क्लियर है ना। जैसे राशन कार्ड देना, आपको पता है ना, राशन कार्ड सामाजिक राजनीतिक न्याय देना, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है, अब देखो फटाफट पढ़ते हुए चलना है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना आपको ना। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन देना, मजदूरी देना। देखो हमारे देश में सरकार का काम है वो डिसाइड करे कि हर व्यक्ति को उसका उचित वेतन मिले, समझ गए, एक इतना वेतन मिले कि अपनी लाइफ को जी सके। मान लीजिए कोई मजदूर है और वो मजदूरी करता है और उसको 2000 में तनख्वाह देते हो आप लोग, क्या 2000 में अपनी जिंदगी जी पाएगा? तो इसीलिए आपने सुना होगा सरकार एक वेतन भत्ता जो है डिसाइड करती है कि मिनिमम इतनी मजदूरी बंदे को मिलनी चाहिए जिससे अपना जीवन यापन कर सके, तो वो इसीलिए कहते हैं सरकार कानून बनाए इसको लेकर, समझ गए नहीं समझ गए। और सरकार ध्यान रखेगी स्त्री पुरुष में अगर वो सेम काम करे तो सेम वेतन दिया जाए, बात समझ गए, क्लियर। अनुच्छेद 39 का है जो है ये बाद में जोड़ा गया संशोधन से, निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि सरकार का काम है कि वो लोगों को कानूनी सहायता फ्री में दे। देखा होगा आपने कि कई जगह पर बोर्ड लगा होता है कि मुफ्त कानूनी सलाह पाएं, बात समझ गए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप कोर्ट में जाते हो और आपको अपना प्राइवेट वकील करने के लिए पैसा नहीं है, या आपके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि मैं अपना प्राइवेट वकील करूं, तो आप सरकारी वकील भी कर सकते हो, सरकार आपको सरकारी वकील करके देगी, समझिए। मतलब जज से बोल दोगे ना कि सर मेरे पास अपना वकील नहीं है, तो वहां पे आपको अपना वकील दिलवा देता है, ठीक है, सरकारी वकील बोलते हैं उसको, है ना। तो कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हो मुफ्त में। उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, हालांकि ये अब कंपलसरी कर दिया गया है, इसे अब क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ये बेसिकली किसमें था, बीपीएसपी में था, बट 73वां संशोधन और 74वें संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और ये अब कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, स्थानीय शासन, मैं इसको पढ़ाऊंगा ढंग से, ठीक। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे काम शिक्षा प्राप्त करने, जैसे वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है ना, सरकार देती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है बुजुर्गों को पेंशन, ठीक है, तो ये हर बुजुर्ग को मिलती है, विधवाओं को पेंशन मिलती है, विकलांगों को पेंशन मिलती है। जैसे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर लड़कियों को साइकिल मिली, अब यूपी के अंदर लैपटॉप मिला, समझ रहे हो, अब मिला है। अब कल को तुम ये नहीं कह सकते सर हमको नहीं मिला, या मैं नहीं कह सकता दिल्ली का कि मैं सर मुझे लैपटॉप नहीं मिला, यूपी के अंदर तो लड़कों को लैपटॉप, लड़कियों को लैपटॉप मिला है, तो वो यूपी की गवर्नमेंट ने दिया है, वो दे सकते हो, उसकी डिमांड करता है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है रेखा गुप्ता वो देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मैडम हमको भी दो लैपटॉप, जैसे वहां मिल रहा है, समझ आया, क्लियर। क्योंकि वो किसके तहत दे रहे हैं, बीपीएसपी के तहत देंगे, ठीक है, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। और विकलांगों को क्या मिलना, साइकिल मिलना, समझ गए। तो ये सब सरकार के कार्य हैं जनता कल्याण करने के लिए, डिपेंड करता है सरकार के पास पैसा है दे देगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे मेहमान आता है ना घर में, मेहमान समझो वैसे ही, मेहमान से आप छीन नहीं सकते पैसे, हाँ 20 रुपए दे के ही जाएगा, नीचे के जाएगा तो मारूंगा नहीं, मेहमान पे डिपेंड करता है भैया वो किस
लेवल पे आपको पैसा देके जाएंगे, अच्छे मेहमान है तो पैसा ज्यादा देके जाएंगे, ऐसे मेहमान है कंगाल तो फिर तुम्हारे को 10 का सिक्का लेके चले जाएंगे। समझ आएगी नहीं आया? अब तुम वहां पर उनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते, उनको चुनौती नहीं दे सकते कि पैसे देके क्यों नहीं जा रहा भाई, दे के जा, नहीं ना, क्लियर। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है, न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा यानी कि प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना और गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराना। जैसे हमारे देश में ना, आप जानते हो, महिलाएं जो है उनसे थोड़ा शरण कठोर ना करवाना। समझ गए नहीं समझ गए? आज भी होता है हमारे देश में ना, ठीक है। और दूसरा प्रस्तुति सहायता मतलब होता है जैसे कुछ महिला होती हैं वो डिलीवरी के टाइम पर भैया अच्छे से काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको रेस्ट की आवश्यकता है, तो सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है कि अगर भाई आपको आपके आप तो नहीं बहन, जो लेडीजें होती हैं अगर वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या मिलती है, लीव मिलती है, यानी कि उनको छुट्टी मिलेगी बट उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ये एमएनसी के अंदर भी लागू है और एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी लागू है। बट बाद में इसका बहुत दुरुपयोग होने लगा था, तो सरकार ने लिमिट फिक्स कर दी कि भाई शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने जो है, बात समझिए, मतलब शुरू के 3 महीने जो होते हैं ना, जब प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीने बचे होते हैं, है ना, 7वां 8वां 9वां महीना, और उसके बाद के 3 महीने डिलीवरी के बाद के, तो उसमें छुट्टी मिल जाती है ना, उसमें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं कटती। और आप देखोगे अस्पतालों वगैरह के अंदर फ्री क्या होता है, प्रस्तुति जो है जांच वगैरह हो जाती है अपनी, है ना, लेकिन वो बताएंगे नहीं स्त्री पुरुष वाला, ठीक है। और आप देखोगे कि महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था खोल दी गई, क्योंकि हमारे देश में कुपोषण एक समस्या थी, तो सरकार ने महिलाओं की प्रस्तुति में सहायता करने के लिए देखोगे जगह जगह आंगनबाड़ी खोल रखी है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनका रिकॉर्ड बनता है, उनको चना दिया जाता है, सत्तू दिया जाता है, देखा होगा आपने प्रोटीन की चीजें, हरियाणा वगैरह यूपी वगैरह के अंदर बहुत मिलता है ना, खाने वगैरह को सरकार प्रोवाइड करवाती है उनको, ताकि हमारे देश में कुपोषित बच्चे पैदा ना हो, ठीक है। अनुच्छेद 43 में कहा गया निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि बंदा अपना परिवार चला सके। अनुच्छेद 43 में लिखा गया उद्योग प्रबंधन में कामगारों की काम भागीदारी, कि सरकार कोई भी ऐसा कानून बना रही जो बिजनेस वगैरह या उद्योगों वगैरह के लिए है, तो उसमें मजदूरों से भी उनकी राय ली जाए। 44 के अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आगे पढ़ेंगे इसको, अभी इतना डिटेल में जाओ। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता, बेसिकली इसमें सरकार के पास कुछ पावर होती है, जैसे सरकार चाहे तो वो हर धर्म के लिए एक पर्टिकुलर सेम नियम ला सकती है। जैसे सरकार क्या कर सकती है कि हर किसी के लिए एक नियम बना दे कि भैया आपको शादी जैसे मर्जी करनी है करो, बट तलाक देने का एक तरीका होगा, कोर्ट से तलाक दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, आप हमारे देश में शादी भी किसी परंपरा से कर सकते हो, उसमें कोई हमारे को टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको तलाक देना है तो उसमें आपको कोर्ट के थ्रू ही एक प्रोसेस तलाक देना होगा। इसीलिए मुस्लिम समुदाय इस बात से किलसा हुआ था, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली मामला, ध्यान रखना। मुस्लिमों के अंदर 3 तलाक जो है ना, इसलिए इफेक्ट हुआ था। सरकार कहती है 3 तलाक हम मान्य नहीं करेंगे, अगर आपको तलाक देना है तो हमारे तरीके से दो, कोर्ट से, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, इसको बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसा कानून बनाना, ये सरकार को भी डिपेंड करता है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में लिखा है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ध्यान रखना। और इसी को 2002 में 86वां संशोधन था, इसको संविधान के अंदर 21A के अंदर जोड़ दिया गया था, ध्यान रखना। ये फंडामेंटल राइट भी है, ये डीपीएसपी के अंदर भी है, और ये मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक है। जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसको मौलिक अधिकार के अंदर भी रखा गया है, डीपीएसपी के अंदर भी रखा गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी रखा गया है। तो ये 86वां संशोधन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था इसको, ठीक है, जिसने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। अनुच्छेद 46 में लिखा गया SC ST OBC इनके लिए आरक्षण, मैंने बताया ना आपको, सरकार आरक्षण देती है जो SC ST OBC को, वो डीपीएसपी के तहत ही देती है। और मैंने कहा था आरक्षण 10-10 साल बढ़ता रहता है, जब सरकार चाहेगी तब खत्म भी कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में लिखा है सरकार पोषयुक्त आहार उपलब्ध करवाएगी, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगी। जैसे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों को, अपने एरिया में रहने वाले लोगों को पोषक युक्त आहार उपलब्ध करवाए। जैसे देखोगे जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं 8 तक, उनको मिड डे मील दिया जाता है स्कूल में, है ना। कुछ स्थानों पर आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो सरकार होती है वो लोगों को, मतलब आप देखोगे ना, वैसे भी कुछ खाने पीने को देती जाती है, कि जैसे प्रस्तुति सहायता के रूप में, आप समझ गए, है ना। नशीली दवाइयों प्रतिबंध, ये सरकार का डिपेंड करता है कि वो किसी दवाई प्रतिबंध लगाए चाहे ना लगाए। शराब पर प्रतिबंध स्टेट पे आता है, शराब, समझ गए, सरकार को काफी टैक्स मिलता है तो इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाती इस पे, वरना चाहे तो लगा भी सकती है। टैक्स काफी आता है तो इसलिए प्रतिबंध लगता है, लेकिन सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है शराब को, बट बाकी राज्यों में तो बिकता ही है, ठीक है, वो सरकार पर डिपेंड करता है। अब सुनो यहाँ पर, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना भी काम किसका है, सरकार का। इसलिए देखोगे पेड़ वगैरह काटने में बहुत दिक्कत हो जाती है, अब आप पेड़ नहीं काट सकते बिना सरकार की परमिशन के, होता है ना। अपना तुमने खेत में पेड़ लगाया उसे काट लो, लेकिन जो सरकारी प्रॉपर्टी में पेड़ है उसको आप नहीं काट सकते, पहले लोग काट दिया करते थे, ठीक है। और 49 में क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का काम होगा। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, हुमायूं का मकबरा हो गया, इंडिया गेट हो गया, तो इनकी सुरक्षा करने का काम किसका है, सरकार का। सरकार इनका सारा खर्चा उठाती है, ठीक, और सरकार यहाँ से पैसा भी बहुत कमाती है टूरिस्ट के नाम पे।
समझ गए। अनुच्छेद 50 में लिखा है कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, दोनों के मामले अलग है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, समझ गए। और अनुच्छेद 51 में बोला गया है सरकार अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखेगी, लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं देगी, विश्व में शांति को बनाए रखेगी और यूएनओ के नियमों का पालन करेगी, समझ गए। तो डीपीएसपी है, डीपीएसपी आपसे डीप पूछता नहीं, बस मैं आपको समझा दिया ताकि आपको एक पता हो कि डीपीएसपी के अंदर क्या है, समझ गए। तो बस ध्यान रखना डीपीएसपी एक्चुअली में सरकार को कुछ पावर्स दी गई है और वो जो पावर है सरकार को दी गई, वो जो सरकार कार्य करेगी जनता की भलाई के लिए, समझ गए। बहुत सारे कार्य हैं इसके अंदर। और इस चैप्टर का जो मोस्ट और मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में क्या बताओ, अंतर बताओ, समझ गए। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर एग्जाम में और 100% आएगा। क्या बोलेगा, मौलिक अधिकार। देखो सबसे पहली बात आप बोलोगे कि भैया जो मौलिक अधिकार है क्या है, जो मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार संविधान के अंदर कहाँ लिखे हैं, तो आप बोलोगे भैया ये लिखे हैं संविधान के अंदर भाग 3 में। फिर आप बोलोगे भैया ये कहाँ लिखे हैं, तो ये लिखे हैं भाग 4 में। फिर आप बोलना कि भैया इनका आर्टिकल क्या है, तो इनका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35। फिर इनका आर्टिकल कितना है, तो ये लिखे हैं संविधान के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 में। उसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं ये कितने हैं, तो आप देखना मौलिक अधिकार 6 हैं। और मौलिक अधिकार का जो मतलब उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या है, तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य है व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक। जबकि डीपीएसपी जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पूरे समाज का कल्याण करना। क्या है इसका उद्देश्य, पूरे समाज का कल्याण, इसका है समाज का हित, समझ गए। इसमें पूरे समाज का ध्यान रखा जाएगा। मैंने कहा ना मौलिक अधिकारों को लेकर आप कोर्ट, मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, यानी कि अगर ये आपको नहीं मिलते आप इनको लेकर कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 का यूज करके। इसका यूज करके आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 126 का यूज करके आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट, समझ आया। यानी कि वाद योग्य है, यानी कि इनको लेकर आप कोर्ट जा सकते हो, बट डीपीएसपी को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सरकार चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर है ना। यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, समझ गए। और क्या चाहिए हो सकता है, देखो जो मौलिक अधिकार है, बात समझ रहे हो है ना, इनकी गारंटी कौन देता है, संविधान। संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है कि भैया तुम्हारे से कभी कोई नहीं छीन सकता। संविधान मौलिक अधिकारों की क्या देता है, गारंटी देता है कि भैया मैं गारंटी देता हूं ये तुमको मिलेंगे, ठीक, गारंटी देता है, समझ गए। तो भैया संविधान गारंटी तो इसकी भी देता है बट एश्योरिटी नहीं है इसमें। संविधान डीपीएसपी को लेकर, डीपीएसपी की गारंटी नहीं देता, ये कहता है कि भैया किस पे छोड़ रहा हूं मैं, ये मैं राज्य पे छोड़ रहा हूं, गारंटी नहीं देता। कहता भाई ये हमारे बस की नहीं है, गारंटी नहीं देता। और ये किसका विषय है, ये राज्य का विषय है। किसका विषय है, राज्य का विषय, ऐसा कह देता है। भैया उससे मांगो हमसे मत बोलो, ठीक है, बात समझ गए। जो मौलिक अधिकार है, क्लियर, ये जो मौलिक अधिकार है इनको बताया ना, मैंने बताया मौलिक अधिकार आप कह सकते हो कि, और क्या बताऊं इसके अंदर, हाँ ठीक है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, संविधान मौलिक अधिकार गारंटी देता है। और ये संविधान के अंदर क्या है, सूचीबद्ध है, ये हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। और हर व्यक्ति जो है इसको, हर एक व्यक्ति को प्राप्त है ना। और आप कह सकते हो इसे कोई छीन नहीं सकता। ये किसको प्राप्त है, ये सरकारों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, सरकारों को। और ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो सरकारें देंगी या नहीं देंगी, समझ गए नहीं समझ गए। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर सरकार देगी तो अच्छी सरकार है, और अगर सरकार आपके डीपीएसपी को नहीं मानती तो सरकार क्या है, बुरी। तो मैं कह सकता हूँ डीपीएसपी सरकार को अच्छा है बुरा कहने का एक मानदंड है, समझ गए। तो आई थिंक आपको समझ आएगा कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच में क्या अंतर है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करके बता देना, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधि के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही।